Hello everyone, I'm Vidushi and you're watching Blueprint Digital YouTube channel. So this is the lecture series for English subject of class 9th, and today we'll be covering the very first poem of your Beehive book, which is The Road Not Taken by the American poet Robert Frost. Before we begin, start करने से पहले I request you कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके लेफ्ट साइड में जो बेल बटन है उसको क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस, हमारे सारे लेक्चर सीरीज के नोटिफिकेशंस की वो अपलोड हो चुकी हैं वो रेगुलरली आते रहें। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही क्रिएटिव पोएट हैं जो लाइफ की ऑर्डिनरी एंड कॉमन सिचुएशंस को ब्यूटीफुली पोएट्री के थ्रू कन्वे करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो इस पोएम में भी उन्होंने लाइफ की एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है और एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज करा है। एक्सटेंडेड मेटाफर मतलब कि जब आप एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, एक सिमिलैरिटीज ड्रॉ करते हैं लाइफ की बहुत ही डिफरेंट सिचुएशंस को, या फिर अलग अलग चीजों के बीच में, कोई भी दो अलग चीजों के बीच में जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, उन दोनों चीजों के बीच में जब आप सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं उसको मेटाफर बोलते हैं। और एक्सटेंडेड मेटाफर क्यों यूज किया है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। बट बिफोर वी बिगिन आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिकमेंड कि आप अपनी नोटबुक्स और बुक्स अपने साथ लेके बैठें। अगर आप अभी तक नहीं लेके आए हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले अपनी नोटबुक और बुक साथ लेके आइए, ठीक है। उसको लेके बैठिए, बिकॉज जैसे हम आगे इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसको समझेंगे, तो आप साइमल्टेनियसली साथ के साथ ही उसको नोट करते रहें, जिससे कि जब आप आगे उसको रिवाइज करेंगे तो उसमें आपके बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपका बहुत टाइम सेव भी होगा आगे जाके अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेंट्रल थीम, द सेंट्रल आइडिया जो इस पोएम का है। ओके, सो आई एम श्योर कि हम सबकी सिचुएशन ऐसी एक आती है लाइफ में जहां पे हमको ये डिसाइड करना होता है, जहां पे हमको एक डिसीजन लेना होता है कि हमें कुछ एक चॉइस लेनी है, कि हमें दो ऑप्शंस के बीच में सिलेक्शन करना है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और हमें उसमें से डिसाइड करना है कि हम कौन से वाले के साथ आगे जाएंगे। वो डिसीजंस, वो चॉइस छोटी छोटी हो सकती है कि मैं कौन से ब्रांड का पेन लूं, ठीक है, मैं जेल पेन लूं, मैं बॉल पेन से करूं, ठीक, या फिर मैं कौन सा ट्यूशन ज्वाइन करूं, मैं स्कूल स्विच करूं या ना करूं, मैं कौन सा स्कूल जाऊं, ठीक है, मैं कौन सा ब्रांड का शूज लूं, मैं कौन से कलर की स्कूटी लूं, कौन सी साइकिल लूं, ठीक है। तो ये जो सारी छोटी छोटी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको एक डिसीजन लेना होता है, एक ऑप्शंस के बीच में चूज करना होता है, ये आपके लाइफ को थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे पेन जो होगा अगर 1 मंथ चला तो 1 मंथ के लिए इफेक्ट करेगा कि आपने कौन से वाला चूज किया था, ठीक है। आपने स्कूटी ली, बाइसिकल ली, तो वो इफेक्ट करेगा कि ओके 4-5 years डाउन द लाइन तक वो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, राइट। कुछ बड़े बड़े डिसीजंस भी होते हैं, जैसे कि मैं 10th के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करनी होगी कि आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप साइंस विद बायो लेंगे, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आप साइंस विद मैथ लेंगे, ठीक है। आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, आपको सीए करना है तो आप कॉमर्स लेंगे, और इसी तरीके से आर्ट्स की भी अपनी स्ट्रीम होती है। ओके, तो वो एक डिसीजन जो होगा 10th क्लास के बाद आपका, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो आपका ये तो डिसाइड करेगा ही कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स करेंगे, है ना, कौन सा सिलेबस आप पढ़ेंगे, ठीक। वो ये भी डिसाइड करेगा कि आपका आगे जाके करियर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो वाला डिसीजन जो आप 10th क्लास के बाद लेंगे स्ट्रीम चूज करके, वो आपकी लाइफ को लॉन्ग रन तक, आपके फ्यूचर को काफी आगे तक जो है एक डायरेक्शन देगा, उसको शेप करेगा, ठीक है, उसकी दिशा निर्धारित करेगा। ओके, सो ऐसे ही फिर आपके बाद एक डिसीजन आएगा कि चलो मैंने कोर्स ये लेना है बट अब मैं कॉलेज कौन सा जाऊं, तो वो भी एक सिचुएशन होगी जहां पे आपके पास चॉइस होगी। और जब आप ऐसी चॉइसेस लेते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपके लाइफ को बहुत आगे जाके तक इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं, उस डिसीजन को लेने के लिए आप टाइम लेते हैं, ठीक है। आप अपने ऑप्शंस को समझते हैं,
ठीक है, उनको इवेलुएट करते हैं, उनको एसेस करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं कि मैं ये चॉइस ठीक रहेगी या वो चॉइस ठीक रहेगी। आप उसके लिए अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे, अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे, ठीक है, आप उन लोगों से बात करेंगे जो वो ऑप्शंस को ऑलरेडी ले चुके हैं और उनकी लाइफ आगे कहाँ स्टैंड करती है। ठीक, तो सारी चीजें आप कंसिडर करके, सारे फैक्टर्स को आप अच्छे से समझ के, जान के ही आप एक डिसीजन लेंगे, राइट। तो इसी तरह की सिचुएशन को जहां पे आपको एक डिसीजन लेना होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फॉरेस्ट के थ्रू, यस फॉरेस्ट के थ्रू, तभी उन्होंने एक्सटेंडेड मेटाफर यूज किया है ना, क्योंकि उन्होंने लाइफ को एक फॉरेस्ट के थ्रू एक्सप्लेन करा है और फॉरेस्ट में किस तरीके से वो एक ऐसी ही सिचुएशन में होते हैं जो हमारी लाइफ की इस कंडीशन को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करती है, डिपेक्ट करती है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारा जो सेंट्रल थीम है इस पोयम का, जो सेंट्रल आइडिया है जिसके ऊपर पोयम बेस्ड है, वो क्या कहता है। लेट्स रीड इट। दिस पोयम draws attention to the situation when a person is confused and faces dilemma while choosing between the available options। ठीक है, कि ये पोयम उस सिचुएशन को बताती है, उस सिचुएशन की तरफ हमारा ध्यान खींचती है जहां पे एक पर्सन जो होता है कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्यों? जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज तो पहले होते ही है ना। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी तरफ से आता है कि ओके अब तो मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका जो रिएक्शन होता है वो कंफ्यूजन का होता है। एंड फेसेस डिलेमा व्हाइल चूजिंग बिटवीन द अवेलेबल ऑप्शंस। डिलेमा मतलब एक अनसर्टेनिटी होती है, एक कंफ्यूजन होती है, एक आपके अंदर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे आपको चूज करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसके साथ जाना है आगे। ठीक, इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड हाउ दे शेप अस एंड इम्पैक्ट आवर फ्यूचर। तो ये जो पोयम है ये उस बारे में है, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम कौन सी चॉइस लेते हैं और वो कैसे आगे जाके हमारे फ्यूचर को शेप करती है और उसको एक डायरेक्शन देती है। ठीक है, इट हाईलाइट्स द डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स आउटकम्स। ठीक है, अब आप डिफिकल्टी क्यों है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जब आपको कोई छोटा सा डिसीजन लेना होता है, मे बी आप इतना टाइम ना लगाएं, ठीक है, बट तब भी आप टाइम जरूर लगाते हैं। क्यों? बिकॉज डिसीजन मेकिंग क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स आउटकम्स। अनसर्टेनिटी मतलब नो एश्योरेंस, राइट। अनसर्टेनिटी मतलब नो एश्योरेंस, आप अश्योर्ड नहीं होते। ठीक है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि ये जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूं ये आगे जाके इसी तरीके से मुझे इम्पैक्ट करेगा, आगे जाके इसका एग्जैक्टली यही आउटकम होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि हम जो ऑप्शंस को चूज करते हैं हमें नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली आगे जाके किस तरीके से बिहेव करेगा हमारी लाइफ में। हम उस डिसीजन मेकिंग को टाइम देते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट हो जाता है। तो इसी डिफिकल्टी को जो डिसीजन मेकिंग में आती है इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज आप उसके आउटकम्स को, आउटकम्स मतलब उसके रिजल्ट्स जो होंगे, ठीक है, आप उस डिसीजन के रिजल्ट्स के बारे में श्योर नहीं हो सकते, एग्जैक्टली उसको नहीं बता सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से जो है डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट होती है और इसी सिचुएशन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी आई स्टेप असाइड। ठीक, आप अच्छे से कुछ आपको नोट करना है बोर्ड से तो आप नोट कर लीजिए और फिर हम फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। रीड करते हैं कि क्या कहते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, ये फर्स्ट स्टैंजा जो है इसमें फर्स्ट लाइन में जो है पोयम हमें एक मतलब डिस्क्राइब करता है हमारे लिए कि वो क्या सिचुएशन जो है उसका सीन क्या है, राइट। तो यहाँ पे वो हमें वर्ड्स देता है इमेजिन करने के लिए, इमेजरी के लिए, कि वो विजुअल डिस्क्रिप्शन कैसा है जहाँ पे इस टाइम हमारा जो ट्रैवलर है वो खड़ा हो। टू रोड्स डाइवर्ज्ड, दो रोड डाइवर्ज की। डाइवर्ज मतलब सेपरेट इनटू टू डिफरेंट पाथ्स।
ठीक है, तो सेपरेट इनटू डिफरेंट पार्ट्स या सेपरेट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, so two rows diverge मतलब सेपरेट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन इन अ येलो बोर्ड. अच्छा, डाइवर्ज क्या होता है, जैसे एक रोड यहाँ पे गया और वो दो में डिवाइड हो गया, राइट. तो ये जो जहां पे जाके वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, इस चीज को डाइवर्जन बोलते हैं. तो यहाँ पे वो रोड, ये वाला जो रोड है जो एक चला आ रहा है वो डाइवर्ज हो गया दो रोड में, ठीक है. इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से दो जो रोड हैं वो अलग हो जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको फोक पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो फोक पॉइंट क्या हो गया, जहां पे एक रोड जा रही है, एक सिंगल रोड जा रही है, वो सेपरेट हो गई, डाइवर्ज हो गई दो अलग अलग रोड्स में. ठीक है, तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है. ठीक है, येलो वुड से हम क्या समझते हैं, आप देखिए पोएट ने सिर्फ दो वर्ड से आपको सीजन भी समझा दिया है, पूरा सीन भी समझा दिया है. कैसे, वुड मतलब फॉरेस्ट. ठीक है, वुड मतलब फॉरेस्ट. क्या कहता है वो यहाँ पे, और येलो भी यूज कर रहा है वो फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि दिस इज एन ऑटम सीजन. तो जिस टाइम पे वो फॉरेस्ट में है वो ऑटम सीजन है. अब येलो उसने क्यों यूज किया है ऑटम सीजन के लिए, ऑटम सीजन में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं दे टर्न येलो फ्रॉम ग्रीन, दे ड्राई अप, ठीक है, दे फॉल. और जो ट्रीज पे भी होती हैं दैट हैवंट फॉलन येट, जो अभी तक फॉल नहीं किया है जिन्होंने, ठीक है, वो भी येलो हो जाती हैं. सो ऑटम सीजन में क्या होता है कि द लीव्स आर ऑल येलो, ठीक है, दे हैव टर्न येलो फ्रॉम ग्रीन एंड दे आर एवरीवेयर ऑन द रोड, ऑन ट्रीज एंड ऑन द ग्रास एंड श्रब्स. ओके, सो जो पूरा सीन है, जो पूरा फॉरेस्ट है वो येलो लीव से कवर्ड है, बिकॉज ये ऑटम सीजन है. इसीलिए उसने ऑटम सीजन को डिस्क्राइब करने के लिए और सीन डिस्क्राइब करने के लिए येलो वर्ड का यूज किया है. ठीक है, सो येलो वर्ड मतलब वो इस बात से, इस टर्म से, इस फ्रेज से हमें ये बताना चाह रहा है कि वो फॉरेस्ट में है ऑटम सीजन में. ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोट. इस वाली लाइन में वो अपोलोजाइज कर रहा है, वो सॉरी बोल रहा है. क्यों, क्योंकि वो कहता है मैं दोनों रोड ट्रेवल नहीं कर सकता. ठीक, वो अपने आप को भी सॉरी बोल रहा है और एक तरह से वो रोड के लिए भी सॉरी है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एज टू, क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, मैं एक ही ट्रेवलर हूं. ठीक है, मैं वन पर्सन हूं और मैं एक साथ मैं दोनों रोड ट्रेवल नहीं कर सकता. ठीक है, आप एक बार में एक ही जगह पे हो सकते हैं. ओके, आप एक साथ दोनों पाथ तो नहीं ले सकते ना, एक से ज्यादा पाथ आप नहीं ले सकते. तो वो इस वाली लाइन में यही बोल रहा है. इन दोनों पहली लाइन में उसने अपोलोजाइज किया कि मैं दोनों नहीं ट्रेवल कर सकता. क्यों, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर हूं. इस बात से, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम आप भी जानते हैं, ये छोटा बच्चा भी जानता है कि वो एक बार में एक ही जगह जा सकता है, एक ही रोड पे जा सकता है. फिर पॉइंट ये हमें क्यों बता रहा है, इतनी ऑब्वियस चीज क्यों बता रहा है, बिकॉज वो अपना जो है एक कंफ्यूजन और अपना जो लॉन्गिंगनेस है, जो वांटिंग है, जो विश है, वो यहाँ पे एक तरीके से हमें बता रहा है कि वो चाहता है कि वो दोनों रोड पे जाए. ठीक है, वो चाहता है वो जाके देखे कि दोनों रोड कहाँ जा रही हैं, वो दोनों रोड को एक्सप्लोर करना चाहता है. ठीक है, बट वो दोनों रोड पे नहीं जा सकता क्योंकि वो एक ट्रैवलर है. इसीलिए वो इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि वो दोनों रोड नहीं जा सकता क्योंकि वो एक ट्रैवलर है. और हाईलाइट इसलिए कर रहा है बिकॉज वो ऐसा करना चाहता है, वो दोनों रोड को देखना चाहता है. एक साथ नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं पॉसिबल होगा, बट वो देखना दोनों रोड को चाहता है. तो उसके लिए डिसीजन बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज उसको दोनों ही ठीक लग रही है. आगे बढ़ते हैं. लॉन्ग एज टू, अब क्योंकि पहले हम पढ़ चुके कि वो एक तरीके से कन्वे हम कर चुका है कि दोनों रोड पे जाना चाहता है, बट उसको एक ही जगह जाना होगा बिकॉज वो एक बार में एक रोड ले सकता है. इस वजह से लॉन्ग ही स्टूड. इसका मतलब क्या है कि वो बहुत देर तक वहां पे खड़ा रहा. क्यों खड़ा रहा, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था, जो डिसीजन लेने का उसका पूरा चल रहा था, वो बहुत टाइम ले रहा था. टाइम क्यों ले रहा था, बिकॉज डिसीजन लेना इजी नहीं है. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम सेंटेंस थीम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं
जिसमें आप टाइम देते हैं। छोटे छोटे डिसीजन में भी आप थोड़ा टाइम तो देते ही हैं, राइट? डिसीजन के अकॉर्डिंगली आप टाइम देते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस वजह से लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक वहां पे खड़ा रहा, मैंने वेट किया अपने सही डिसीजन लेने का, और मैं उस चीज को, उस पूरे प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग के टाइम दे रहा था, बिकॉज मैं गलत नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये वाली चीज भी शो करता है कि ये चीज, ये सिचुएशन की जो ट्रैवलर है उसके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो अब उसने क्या किया, दोनों रोड तो वो नहीं जा सकता, तो उसने एक रोड पे, लुक डाउन वन, मैंने एक रोड को देखा, एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास ऑप्शंस आ गए और आपको डिसीजन लेना है, तो आप उन जो डिसीजंस हैं उनको असेस करते हो, उनको इवेल्युएट करते हो, उनकी कंडीशन को एग्जामिन करते हो कि वो हमें कहाँ तक लेके जाएंगी, कैसे लेके जाएंगी, और हमारी लाइफ को हमें क्या डायरेक्शन देंगी, हमारे फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो उसी चीज के लिए उसने एक रोड को देखा, उसने उस रोड को देखने के लिए अपना व्यू स्ट्रेच करा जहां तक वो देख सकता था। टिल द एंड ऑफ हिज विजन उसने देखा उस एक रोड को। टू वेयर इट बेंट, बेंट मतलब कर्व, बेंट मतलब कर्व। तो उसने क्या किया, जब एक रोड को आप देखते हो तो वो एक पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि वो कर्व हो रही है, ठीक है, आप उसको एंड तक नहीं देख सकते, आप सिर्फ एक ही पॉइंट तक देख सकते हो, और वो पॉइंट वो होता है जहां पे वो आप थोड़ी बेंड हो रही होती है, ठीक है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो जहां पे वो थोड़ा बेंड हो रही होगी वहीं से आपका विजन जो है वो खत्म हो जाता है, एक पॉइंट तक आप देख सकते हो। तो ऐसे ही उसने उस रोड को देखा वहां तक जहां पे वो कर्व हो रही थी, जहां पे वो बेंड हो रही थी इन दी अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ को क्या मतलब है, डेंस ग्रोथ, ठीक है, dense growth of the forest, dense growth of the herbs, the shrubs, the grass, ठीक है। तो जो dense growth थी जहां पे वो जाके रोड कर्व हो रही थी, बेंड हो रही थी, वहां पे बहुत सारा ग्रास थी और काफी डेंस फॉरेस्ट था। तो जो अंडर ग्रोथ थी जहां पे वो बेंड हो रही थी, रोड कर्व हो रही थी, वहां तक उस पोएट ने, वहां तक ट्रैवलर ने उस रोड को देखा, क्योंकि वो अपने ऑप्शंस को, दोनों रोड को अच्छे से एग्जामिन करना चाहता था, अच्छे से समझना चाहता था कि वो उसको कहाँ लीड करेंगी, कहाँ तक ले जाएंगी, कहाँ आगे उसका रास्ता कैसे शेप अप हो रहा है। इसी को उसने समझने के लिए उस रोड को दूर तक देखा। इस वाले में पर वो बस पहली रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक रोड की बात कर रहे हैं। आगे की रोड उसको कैसी लगी, क्या कर रहा है उसने, वो हम आगे के स्टैंजा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पोएम की इस स्टैंजा में राइम स्कीम समझते हैं। सो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए ए बी, ठीक। अब ए बी क्यों, क्योंकि देखो वुड जो है वो कुड के साथ राइम करता है, स्टूड के साथ राइम करता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन का जो एंड वर्ड है, जो वो लाइन है, वो आपस में राइम कर रही है। सो वुड स्टूड कुड, ए ए ए। जो सेकेंड लाइन है वो राइम करती है आपकी लास्ट लाइन के साथ इस स्टैंजा में, विच इज बोथ एंड अंडरग्रोथ, राइट। तो ये हो गया आपका बी एंड बी। तो आपकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए ए बी। ये आपकी इस स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई, राइट। और आप आगे देखेंगे कि हर स्टैंजा में पोएट ने यही राइम स्कीम फॉलो करी है, ठीक है। अक्रॉस द पोएम फॉर एवरी स्टैंजा दिस राइम स्कीम ऑफ ए बी हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अब आई स्टेप असाइड, आपको कुछ इसमें से नोट्स लेने हैं तो आप ले लीजिए। और जैसे कि आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ समझ में आता है, कुछ आप इसमें से नोट करना चाहते हैं जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप उसको साथ साथ लिखते रहिए अपनी लैंग्वेज में, बी इट हिंदी बी इट इंग्लिश, ठीक है। अपनी नोटबुक में खुद को समझाने के लिए, खुद की एक्सप्लेनेशन के लिए जो समझ आ रहा है आप साइमल्टेनियसली साथ साथ नोट करते रहिए, बिकॉज अपने से अच्छा खुद को कोई नहीं समझा सकता, ठीक, जब एक बार आप उसको समझ चुके हो। तो अगर अब आपको समझ आ गया है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये स्टैंजा में क्या हो रहा है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने ही नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है।
क्योंकि जब आप उसको वापस से रीड करेंगे तो आपको पूरा पोयम रीड नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी जो समरी आपने बनाई है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो रीड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। वो काफी हेल्पफुल होगा और काफी टाइम सेविंग होगा आगे जाके। ठीक है, नाउ स्टेप असाइड आपको कुछ मीनिंग्स नोट करने हैं तो वो भी नोट कर लीजिए, राइम स्कीम वगैरह देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इस स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। ओके, सो स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंजा 1 पे क्या हो सकता है। एक्सप्लेन द फ्रेज येलो वुड। हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम में देखा था कि ये जो फ्रेज है काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिस्क्राइब करता है फॉरेस्ट को। ठीक है, उस सिचुएशन को, उस सीन को जिसमें पोएट हमारा ट्रैवलर है। द फ्रेज रेफर्स टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम सीजन क्यों? ऑटम सीजन येलो हमें बताता है कि वो ऑटम सीजन है, वुड हमें बताता है कि वो फॉरेस्ट है, राइट? सो द फ्रेज रेफर्स टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ठीक, येलो से हम समझते हैं कि लीव्स जो है वो ड्राई हो चुकी हैं, येलो हो गई हैं ग्रीन से, और वो ऑल ओवर द प्लेस है, इसलिए ऑटम सीजन है। और वुड मतलब फॉरेस्ट। इट प्रोवाइड्स विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। तो ये जो फ्रेज है येलो वुड, इससे हमें पता चलता है कि जो जिस कंडीशन में, जिस सिनेरियो में, जिस सीन में हमारा ट्रैवलर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारा पोएट है वो कैसा दिखता है। ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं उस चीज को, तो ये इमेजरी प्रोवाइड करता है। ओके, now let's move on to the next question. Where does the traveler finds himself? What problem does he face? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रैवलर अपने आप को कहां पाता है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है। ओके, आंसर, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ठीक है, स्टैंडिंग एट अ फोक पॉइंट। फोक पॉइंट हमने समझा था, फोक पॉइंट क्या होता है, जहां पे एक रोड जो है वो डाइवर्ज हो रही है दो अलग अलग डायरेक्शन में, दो अलग अलग रोड में, तो उस पॉइंट को फोक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन स्टैंडिंग एट अ फोक पॉइंट वेयर द रोड डाइवर्जेस इनटू टू सेपरेट पाथ्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिजन। इनडिसिजन क्यों? बिकॉज वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट? इनडिसिजन, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम फेस करता है। और डिसीजन क्या लेना है उसको? ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू रोड्स दैट डाइवर्ज्ड इन द फॉरेस्ट। उसको ये चूज करना है कि वो दो रोड जो है वो डाइवर्ज हो रही है, उसमें से वो कौन सी रोड को आगे फॉलो करे, यही उसकी प्रॉब्लम है। बट क्यों उसको डिसीजन लेना है? क्यों वो उसको लेट गो नहीं कर सकता कि चलो मैं स्किप कर देता हूं? क्यों? बिकॉज उसको ही मस्ट चूज वन रोड। ही मस्ट चूज वन रोड बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है, उसको क्योंकि लेना भी जरूरी है डिसीजन, क्योंकि वो एक ट्रेवलर है, वो दोनों रोड एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता और उसको आगे मूव करते रहना है, तो उसको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा दोनों में से एक रोड को चूज करने का। तो वो इस सिचुएशन को स्किप नहीं कर सकता, क्विट नहीं कर सकता। ओके, तो हमने पहले बताया कि वो प्रॉब्लम उसकी इंडिसीजन है, और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो रोड पे खड़ा है जो आगे जाके डाइवर्ज होती है। ठीक है, और उसको डिसीजन लेना भी चाहिए, तो उसको क्विट भी नहीं कर सकता बिकॉज वो दोनों रोड को ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ एट द सेम टाइम। वो एक साथ दोनों रोड को नहीं ले सकता, एक साथ दोनों रोड को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, उन पे ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, नाउ लेट्स स्टेप असाइड। आपको जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं नोट करने हैं, तो प्लीज अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लीजिए। ओके, so that's it from the very first part of our poem The Road Not Taken by Robert Frost. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था पोएम का, जिसमें आपने उसकी सेंट्रल थीम को समझा, उस आइडिया को समझा जिसपे ये पोएम बेस्ड है, स्टैंजा 1 को, उसकी एक्सप्लेनेशन को, और हमने उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में उसके लिए ट्यून अप रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की एक्सप्लेनेशन और स्टैंजास को समझेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे टेक केयर, एंड आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इस पोएम से क्या समझ रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक,
तो ये चीज रिफ्लेक्ट करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दें अगर आपको लगता है कि कुछ चीज इंप्रूव हो सकती है, या फिर अगर आपको अच्छी भी लगी एंड ये आप बात हम तक कन्वे करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, ओके। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।